कक्षा 9 गणित प्रथम टेस्ट, आपके जो पहला टेस्ट होने वाला है प्रथम परख 23, 24 और 25 तारीख को पहला टेस्ट होगा। उसमें आपके गणित के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। आपके वैसे गणित में जो प्रश्नावली आपको स्कूल में पढ़ाए हैं उन्हीं में से आपके प्रश्न आने वाले हैं, तो आप उनको अच्छी प्रकार से देखें। लेकिन अगर आपके पहली प्रश्नावली, दूसरी प्रश्नावली और तीसरी प्रश्नावली आपके पढ़ा दिए तो इनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं उनकी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो पहली प्रश्नावली, दूसरी और तीसरी, इन तीनों ही प्रश्नावलियों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की इस वीडियो में चर्चा करेंगे ताकि आप जो अच्छे प्रकार से नंबर ला सकें। पीडीएफ वगैरह आपको ऐप पर मिलती रहेगी और आप अपने जो व्हाट्सअप नंबर इस पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है 9th क्लास का व्हाट्सअप ग्रुप। और आपके जो अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, इनके मॉडल पेपर वगैरह आपको ऐप पर मिल जाएंगे, तो आप ऐप को डाउनलोड कर लेना। पहला प्रश्न है आपके सामने, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं लिखना है। 3 और 4 के बीच में आपको 6 परिमेय संख्याएं बनानी है। बहुत आसान है। कितनी परिमेय संख्या बनानी है? 6। इसको हम सीधा दूसरे पेज पर ले चलते हैं। तो देखो, इसमें 3 और 4 के बीच में आपको 6 परिमेय संख्या लेनी। तो सबसे पहले जितनी भी परिमेय संख्या लेनी होती है उसमें 1 जोड़ते हैं। तो n+1 करेंगे, n की हो जाएगा 6 + 1 = 7 हो जाएगा। अब 7 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे तो 7 तिया 21/7 लिखेंगे, और 7 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे 7 चौक 28/7 लिखेंगे। तो ये हमारे पास में 2 नंबर आ गए, 21/7 और 28/7। 21/7 का मतलब 3 होता है और 28/7 का मतलब 4 होता है। तो इसमें हमने 3 और 4 की जगह पे 21/7 और 28/7 लिख लिया। अब इनकी जो बीच की संख्या है 21/7 और 28/7, ये नीचे तो 7 सेम ही रहेंगे, ऊपर की जो गिनती है उसको हम गिनती के रूप में लिख लेंगे। जैसे 21/7 है तो 21/7 के बाद में हम लिखेंगे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और 28/7। ये जो हमने नंबर लिखे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, और ये 7, 6 लिखनी थी, तो ये हमारी 6 ही परिमेय संख्या हो जाएगी। ये 6 ही नई परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। क्या करना है, कितनी 6 लिखनी है तो एक और जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। अब 7 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे तो ये हो जाएगा आपके 21/7, 7 या 21 होते हैं, तो 21/7 4, तो 4 को लिख सकते हैं 28/7। अब इनके बीच के नंबर को हम लिख लेंगे। दूसरा प्रश्न है 10/3 और 7/8 और 1/7 का दशमलव प्रसार लिखना है। तो इसमें आपको भाग देके इसका दशमलव प्रसार लिखना है। सबसे पहला है 10/3। तो 10/3 में इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए हम 10 में 3 का भाग देंगे। 3 का पहाड़ा बोलेंगे 3 तिया 9, माइनस करेंगे 1 बचेगा, पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लगा देंगे, 10 हो जाएगा। वापस 10 में भाग जाएगा 3 बार, 3 तिया 9, 1 बचेगा 10, 3 बार 9, 1 बचेगा 10, भाग जाएगा 3 बार। तो इस प्रकार से ये भाग आगे से आगे चलता रहेगा, क्योंकि ये 1-1 आता रहेगा और भाग 3-3 बार जाता रहेगा। तो ये कभी भी भाग खत्म नहीं होगा। तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा हो जाएगा, इसका जो शेषफल है कभी 0 नहीं आएगा। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, दशमलव प्रसार ये क्या आएगा, ये आएगा आपके अशांत। क्या आएगा, ये अशांत आएगा, ये कभी भी समाप्त नहीं होगा। इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आपको 7 में 8 का भाग देना है। तो 8 का भाग देंगे 7 में, 7 लिखेंगे, 7 में भाग नहीं जाएगा तो पॉइंट लगा के 70 बनाएंगे 0 लगा के। तो 8 का भाग देंगे 70 में, तो जो कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। 8 8 64, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 6, फिर पॉइंट लगा दिया तो 0 लगा देंगे। 60 में भाग जाएगा 7 बार, 7 तो 8 56, माइनस करेंगे 4 बचेगा, 4 के 0 लगाएंगे तो 8 5 40। इसका दशमलव देखो, ये 40 में से 40 जाएगा तो 0, शेषफल 0 आ गया, इसका मतलब ये भाग आगे नहीं जाएगा। तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा है, शांत है। यानी कि जब शेषफल 0 आ जाता है तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत हो जाता है। अच्छा, इसका दशमलव प्रसार अशांत है और उसमें भी आवृत्ति हो रही है, तो अशांत आवृत्ति भी इसको लिख सकते हैं, अशांत आवृत्ति। तीसरा प्रश्न है 1/7।
तो इसमें एक में 7 का भाग देंगे, भाग नहीं जाएगा तो पॉइंट लगाएंगे, 10 बनाएंगे, 7 एकम 7, एक बार भाग जाएगा, यहाँ बचेंगे 3, 0 लगेगा, 7 चौक 28, फिर भाग जाएगा ये, इसमें 2 बचेंगे, पॉइंट लगा दिया तो 0 लगेगा, 20 में भाग जाएगा 2 बार, 7 दूनी 14, माइनस करेंगे तो 6 बचेंगे, 60 हो जाएगा ये, 7 8 56, माइनस करेंगे 4 बचेगा तो 40 में भाग जाएगा वापस, 7 पंजे 35, माइनस करेंगे 5 बचेगा 0, 50 हो जाएगा तो 7 7 49, इसमें 7 का भाग कितनी बार चला जाएगा, 49 बार चला जाएगा। वापस देखो इसका शेषफल कितना आ गया, यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पर भी कितना था, 1 ही था शुरू में। वापस पॉइंट लगाएंगे, ये 0 लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में भाग जाएगा एक बार, फिर 7 एकम 7, तो ये 7 एकम 7, 10 में 7 जाएगा तो 3 बचेगा, 30 हो जाएगा, फिर 7 चौक 28, देखो वापस ये 30 28, 2 बचेंगे 20, 14 बार भाग जाएगा, 14 में 2 बार जाएगा ये, 7 दूनी 14, माइनस करेंगे तो 6 बचेगा, वही 60, तो ये वाला नंबर वापस बार बार रिपीट होगा। तो इसका जो पुनरावृत्ति खंड है ये क्या है, 1 4 2 8 5 7, तो ये इसका जो दशमलव प्रसार होगा 0.1428 और 5 7। तो इसमें इसका जो दशमलव प्रसार है वो अशांत तो है ही, अशांत और आवृत्ति हो जाएगा, अशांत आवृत्ति होगा। और इसका जो पुनरावृत्ति खंड है, इसको पुनरावृत्ति खंड कहा जाता है क्योंकि यही खंड बार बार रिपीट होगा, 14 28 57। तो इसमें अधिकतम अंकों की संख्या, अधिकतम कितने अंक हो सकते हैं, अधिकतम अंकों की संख्या यहाँ जो जिसका भाग दे रहे हैं उससे एक कम, उससे एक कम, यानी कि उससे एक कम कितना आएगा, उससे एक कम आएगा यहाँ पे 6, तो 6 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो ये देखो 2 4 और 6 ही इसमें अंक हैं, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवृत्ति होगी। फिर एक तीसरा प्रश्न है, 1/2 √3 के हर का परिमेयकरण करना है। तो जब भी इसके हर का परिमेयकरण करना होगा तो हम इसमें एक सर्वसमीका काम में लेंगे। तो 1/2 + √3 के हर का परिमेयकरण करना है। तो यहाँ पर के हर का परिमेयकरण करने के लिए, परिमेयकरण ये करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो इसमें हर दिखाई दे रहा है 2 + √3, इसका विपरीत यानी कि 2 प्लस का होगा तो यहाँ पे 2 - √3 से अंश और हर में गुणा करेंगे। तो 2 - √3 का अंश व हर में गुणा करने पर, अंश व हर में गुणा करने पर इसका अंश और हर में गुणा करेंगे। ये लिखेंगे हम इसको 1/2 + √3 वैसे वैसे आएगा और अंश में आएगा 2 - √3 और हर में भी आएगा 2 - √3। इसको हमने अंश और हर में गुणा कर दिया। तो यहाँ पर हमें अब अंश को अंश से गुणा करना है और हर को हर से गुणा करना है। तो यहाँ पर हम इसको अंश को अंश से और हर को हर से गुणा कर लेंगे। तो ये आ जाएगा, 1 से गुणा करेंगे तो वही नंबर आएगा, तो 2 - √3 और बटे में आएगा ये 2 + √3 और कोष्टक 2 - √3। यहाँ पर एक सर्वसमीका बनेगी नीचे, ये a + b और ये बनेगा a - b। इसको हम लिख सकते हैं a² - b²। a का मान 2 है, a बराबर कितना है, a बराबर तो है 2 और b बराबर कितना है इसमें √3 है। तो यहाँ पर a का स्क्वायर + b का स्क्वायर लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा, ऊपर तो सेम ही आएगा ये 2 - √3। नीचे इसमें हम लिखेंगे a का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। देखो √3 का जो स्क्वायर होता है वो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है और केवल 3 ही आता है, या फिर √3 को √3 से गुणा करते हैं तो इसका उत्तर 3 आता है, क्योंकि इसको गुणा करेंगे तो √9 होगा और √9 का जो मान है वो 3 के बराबर आता है। अब यहाँ पे इनके मान लिख लेंगे। मान इसमें लिखेंगे, ऊपर की संख्या तो वैसे वैसे आ जाएगी 2 - √3 और बटे में 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस √3 का स्क्वायर केवल 3 होगा, तो इसमें केवल हम 3 लिखेंगे। अब 2 - √3 वैसे वैसे लिखेंगे और 4 में से 3 जाएगा तो 1 आ जाएगा और 1 का भाग देने पर वही नंबर आता है, तो इसका आंसर आ जाएगा
2 माइनस अंडर रूट 3। तो इसके जो फाइनल आंसर आएंगे वो क्या आ जाएगा, 2 माइनस अंडर रूट 3 इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार से किसी भी संख्या के हर का परिमीकरण किया जाता है। और एक सवाल ऐसा आता है आपके कि 1/√2 इसके हर का परिमीकरण करना है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, अंडर रूट 2 का ऊपर नीचे गुणा करना होता है। तो अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो ये 2 बार है तो इसका उत्तर 2 ही आ जाएगा। तो इसका उत्तर आएगा केवल अंडर रूट 2/2। किस प्रकार से इसको कर सकते हैं। अगला सवाल है, मान ज्ञात कीजिए 32 की घात 1/5 और 64 की घात 1/2। तो यहाँ पर 32 की घात 1/5 है, तो हम 32 के गुणनखंड करके इसको 2 की घात के रूप में लिखेंगे। तो 32 के टुकड़े करेंगे इस प्रकार से, यहाँ पे ये 32 के गुणनखंड करेंगे तो 2 का भाग देंगे 16 बार, फिर 2 का भाग देंगे 8 बार, फिर 2 का देंगे 4 बार, 4 में 2 का 2 बार और 2 में 2 का 1 बार। ये 2 कितनी बार है, 2 1 2 3 4 और 5 बार, तो इसको लिख सकते हैं 2 की घात 5। तो 32 को लिखेंगे 2 की घात 5। तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 5 लिख सकते हैं। तो 2 की घात 5 हो जाएगा 32 और उसकी घात कितनी है, 1/5। अब घात की घात क्या होती है, गुणा हो जाती है। यहाँ पर a की घात m है और उसकी घात n है, तो इसका जो सूत्र बनेगा ये आएगा a की घात m इंटू n। ये एक सूत्र होता है, ये एक सूत्र है जो हमने काम में लिया। तो a की घात m और उसकी घात n है, ठीक है। पूरे की वापस घात n है तो दोनों घातें आपस में गुणा हो जाती हैं। तो यहाँ लिख लेंगे हम 2 की घात 5 इंटू 1/5। तो यहाँ पर इस 5 से ये वाले 5 कट जाएंगे, गुणा में है, तो बचेंगे कितने, 2 की घात 1 बराबर उत्तर कितना आएगा, 2। ये अपना इसमें आंसर होगा। दूसरा सवाल है 64 की घात 1/2। तो इसमें भी हम 64 के गुणनखंड करेंगे। तो 64 के गुणनखंड कर लेते हैं। सबसे पहले 2 का भाग देंगे 64 में, जो 2 का भाग देंगे तो आधा हो जाएगा 32, फिर 32 में 2 का भाग देंगे 16 बार और 16 में 2 का भाग देंगे 8 बार, 8 में 2 का भाग 4 बार जाएगा, 4 में 2 का भाग 2 बार और 2 में 2 का भाग 1 बार। तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात के रूप में। तो ये हो जाएगा आपके 2 4 6, तो 2 की घात 6 के रूप में इसको लिख सकते हैं। तो वही लिखेंगे, इसको 64 को लिखेंगे 2 की घात 6 और इसकी घात कितनी है, 1/2। वापस सूत्र लगेगा। सूत्र क्या है हमारे पास में, अगर a की घात m है और उसकी घात वापस ऊपर n है तो इसकी घातें गुणा हो जाती हैं, m इंटू n हो जाता है। तो यहाँ पर इनके मान लिखेंगे, m का मान 6 और n का मान 1/2 है। तो ये आ जाएगा सूत्र में मान लिखने पर 2 की घात 6 इंटू 1/2। 6 और 2 आपस में कट जाएंगे, ये 2 के बारे से 2 एक बार कटेगा और 6 कटेगा 3 बार। 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा। तो 2 की घात कितनी आ जाएगी, 2 की घात 3 आएगी। 2 की घात 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 इसके आंसर आएंगे। इस प्रकार से आपको इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। वैसे इसका जो इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में ही लिखा जाता है 64 को, तो इसको 8 की घात 2 के रूप में करके भी इसका उत्तर निकाला जा सकता है। तो इस प्रकार से आपको 32 और 64 की घात को साधारण रूप में लिख लेना है। अब 5वां सवाल है। इसमें 5वें सवाल में आपको क्या करना है, निम्न में से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक लिखना है, यानी कि x स्क्वायर के गुणे में कौन सी संख्या है। तो इसमें देखो ये एक बहुपद है, इसमें x स्क्वायर के गुणांक में कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 है, तो इसका गुणांक हो जाएगा x स्क्वायर का गुणांक क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा। x स्क्वायर का गुणांक प्लस का 1 आएगा। और यहाँ पर अगर माइनस होता तो माइनस का 1 लिखते, लेकिन यहाँ पे प्लस का 1 है इसलिए इसको हम प्लस का 1 ही लिखेंगे। इस दूसरे वाले में देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर के गुणांक में है π/2, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके π/2। इस प्रकार से आपको इसका शून्यांक इसके गुणांक ज्ञात कर लेना है। ये आपकी दूसरी प्रश्नावली का है। अगला प्रश्न देखते हैं, आपके प्रश्न संख्या 6। बहुपद दे रखा है, इसका आपको एक शून्य ज्ञात करना है। तो बहुपद px बराबर 2x + 1, ये एक बहुपद है, इसका शून्य आपको ज्ञात करना। तो जब भी शून्य ज्ञात करना होगा तो बहुपद को हम 0 के बराबर लिखेंगे। शून्य ज्ञात करना तो उसको शून्य के बराबर लिखेंगे। तो यहाँ पर हम px की जगह पे कितना लिखेंगे, 0 लिखेंगे। अब px की जगह अगर 0 लिखेंगे, p ऑफ x इसकी जगह 0 लिखेंगे तो ये 2x + 1 बराबर भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि px का मान 0 है तो 2x + 1 बराबर भी 0 हो जाएगा। अब आपको x का मान ज्ञात करना है यहाँ पे, तो इससे 2 को और 1 को हटाएंगे तो 2x, ये प्लस का 1 बराबर से इधर आएगा तो माइनस का 1 बनेगा,
0 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1 ही बचेगा। और x का मान ज्ञात करना है तो माइनस का 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 2 इसके गुणा में बराबर से इधर आएगा तो ये इसके भाग में चला जाएगा। तो ये जो मान आया x का माइनस का 1/2, ये क्या कहलाता है, ये इस बहुपद का शून्यक कहलाता है। इसको चेक भी कर सकते हैं, इसमें x की जगह पे इसको रखने पर इसका मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे शून्यक है, जैसे x बराबर माइनस का 1/2 पर इसका मान ज्ञात करेंगे, p माइनस का 1/2 बराबर ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस का 1/2 और प्लस में 1। यहाँ पर ये कट जाएंगे, 2 से ये 2 कट जाएंगे, बचेंगे क्या, बचेंगे इधर माइनस का 1 और प्लस का 1। माइनस का 1 प्लस का 1 जब हम जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। तो देखो शून्य आ रहा है इसमें, तो x का वह मान जो बहुपद में रखने पर इसको 0 कर देता है उसका शून्य कहलाता है। तो ये x का मान 1/2 इस बहुपद के लिए शून्यक होगा। तो इसी प्रकार से आपको बाकी सवालों के भी शून्यक ज्ञात करना है। अगला सवाल है 7वां सवाल है, सर्वसमीका का उपयोग करते हुए आपको गुणनफल ज्ञात करना है। इसमें आपको सर्वसमीका लगानी है और इनका गुणनफल निकालना है। पहला है 3 + 2x और 3 - 2x। तो यहाँ पर एक सर्वसमीका लगेगी, उस सर्वसमीका का नाम है, देखो ये तो है प्लस में a + b और ये है a - b। तो सर्वसमीका इसका मान क्या होता है, a² - b² होता है, जहाँ पर a बराबर कितना है, a बराबर तो है 3 और b बराबर कितना लिखेंगे, 2x लिखेंगे। a और b का यहाँ पे मान लिख लेंगे और ये इसका उत्तर आ जाएगा। तो इसकी जगह लिखेंगे हम a² - b², यानी कि ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस, ये तो सूत्र था इसमें हम मान लिख लेते हैं, तो ये a का मान 3 का स्क्वायर माइनस b का मान हो जाएगा 2x का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर होगा इसमें 9, 3 × 9 हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 होगा और x का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो 9 - 4x² आ जाएगा। इसका दूसरा सवाल वो भी हम देख लेते हैं। तो ये इसका दूसरा सवाल है, x + 4 और x + 10। ये जो सवाल है वो हमारा x + a गुणा x + b के रूप में, इसका जो सूत्र बनता है वो होता है x² + a + b इंटू x और प्लस में a इंटू b। ये इसका सूत्र बनता है। a बराबर कितना है, a बराबर तो है हमारे पास में x और b बराबर कितना है, सर a बराबर तो इसमें आपके 4 और b बराबर कितना है, वो है आपके 10। तो इसमें आपके मान लिखने a और b के, तो इसका सूत्र बनेगा x², तो ये आ जाएगा आपका x² + a + b यानी कि 4 + 10 इंटू x + a इंटू b यानी कि 4 × 10। तो ये आ जाएगा आपका x² ही रहेगा ये, तो प्लस 4 और 10 कितने होते हैं, 14x + 4 का 10 से गुणा करेंगे तो 40, ये अपने आंसर आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, मूल बिंदु के निर्देशांक लिखिए। देखो मूल बिंदु के निर्देशांक आसान है, सबको याद होने चाहिए, 0,0। मूल बिंदु पर x का मान भी 0 होता है और y का मान भी 0 होता है, ये मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 0,0। 9वां प्रश्न है, निम्न बिंदु कौन से चतुर्थांश में स्थित होंगे। तो पहले आपको चतुर्थांश के जो निर्देश तंत्र है वो आपको अच्छी प्रकार से देख लेना है, फिर इन बिंदुओं को बता देंगे। तो देखो ये निर्देश तंत्र होता है, ये आड़ी रेखा x अक्ष होती है और ये खड़ी रेखा y अक्ष होती हैं। ऊपर y और नीचे y डैश होते हैं। y की तरफ प्लस में और y डैश की तरफ माइनस में होते हैं, x की तरफ प्लस में और x डैश की तरफ माइनस में होते हैं। जहाँ दोनों रेखाएं काटती है वो 90 डिग्री का कोण बनता है, लंबवत होता है और इसको कहते हैं मूल बिंदु। इसके जो निर्देशांक होते हैं वो 0,0 होते हैं। ये पहला चतुर्थांश कहलाता है, ये फर्स्ट चतुर्थांश है, ये सेकंड चतुर्थांश है, ये थर्ड चतुर्थांश है और ये फोर्थ चतुर्थांश कहलाता है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। पहले में x का और y का दोनों का मान प्लस में होता है, x का भी प्लस में और y का भी प्लस में। दूसरे में x प्लस होता है और y माइनस होता है, यहाँ पे x का मान प्लस में और y का मान माइनस में है। तीसरे में x और y दोनों के मान माइनस में होते हैं। चौथे में x प्लस होता है और y माइनस में होता है। इस प्रकार से आपको ये चतुर्थांश याद होने चाहिए। अब हम इसको अपना जो सवाल है उसमें मान लिखते हैं। तो देखो एक तो 2,3, x का मान 2 और y का मान 3 है। तो यहाँ पर x का तो 2 लेना है, x के तो 2 और y के 3, ये तो आ जाएंगे 2 और y के 3 ले लें। तो यहाँ जहाँ पे भी ये दोनों मिलेंगे वो हमारा बिंदु आ जाएगा। ये आएगा आपका x का मान 2 और y का
3, इसको हम P नाम दे देंगे। दूसरा है, ये प्रथम में हो जाएगा, दूसरा है -2,4, x का मान माइनस में 2 और y का मान प्लस में 4 है। तो x का मान -2 और y का मान प्लस में 4, तो ये यहाँ आएगा और इधर से हम इसको, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये बिंदु P के बाद में Q, -2,4, ये दूसरे चतुर्थांश में होगा। तीसरा जो बिंदु है वो -3 और -2, x का मान -3 है और y का मान -2, x का मान -3 और y का मान -2, तो यहाँ जो बिंदु आएगा वो -3, -2 होगा R। फिर इसका चौथा बिंदु है, चौथे बिंदु में 4, -2, तो x का मान 4 है और y का मान -2 है। तो यहाँ जो बिंदु आएगा ये इस लाइन के ऊपर यहाँ पे, ये यहाँ पर 4, -2 है और ये हमारा चौथा बिंदु हो जाएगा। तो पहला बिंदु ये पहले चतुर्थांश में, ये दूसरे में, ये तीसरे में और ये चौथे में। इस प्रकार से आपको ये पूरा डायग्राम बना के इसको हल करना है। फिर इसका अगला सवाल है, निम्न पर बहुपद के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये बहुपद दे रखा है 5x - 4x² + 3, इसका x बराबर 0 पे और x बराबर 2 पे मान ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करेंगे, जहाँ जहाँ बहुपद में x है वहाँ पे जो मान दे रखा है उसको रख लेंगे। इसको यहीं सोल्व कर लेते हैं। तो ये बहुपद हो जाएगा px, बहुपद क्या है px बराबर 5x - 4x² और प्लस में 3। यहाँ पर पहले में x बराबर 1 रखेंगे तो p1 बराबर हो जाएगा 5 × 1 इसमें 1 पे नहीं 0 पे ज्ञात करना है, ये 0 पे ज्ञात करेंगे, p 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके 5 × 0 - 4 × 0 का स्क्वायर और प्लस में 3। 5 × 0 0 ही होगा, -0 का स्क्वायर 0 और 4 से गुना करेंगे तो 0 और प्लस में आ जाएगा 3। 0 में से 0 गया तो 0 ही बचेगा और ये इसमें 3 जोड़ेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, इसमें 3 आएगा। ये तो इसका पहला भाग। तो p0 पर इसका मान कितना आया, 3 आया। अब इसमें x बराबर 2 रखेंगे, तो इसमें दूसरा है, ये वाला सेकंड है, ये वाला फर्स्ट है। तो p2 पर मान ज्ञात करने के लिए 5 × 2 करेंगे -4 × 2 का स्क्वायर और प्लस में 3 आएगा। तो 5 दूनी कितने हो जाएंगे, 10 -2 का स्क्वायर 4 और 4 को 4 से गुणा करेंगे, 4 को 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 16 प्लस में 3। ये प्लस के 10 और प्लस के 3 जुड़ जाएंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 13 -16। 13 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, -3 आएगा और ये अपने आंसर है p2 पर। इस प्रकार से आपको हर सवाल के आंसर याद कर लेने। आपको पूरी मैथ्स इसी प्रकार से, अगर आप कौन से प्रश्नावली आपको हल करनी है कमेंट करके बता देना, पूरी प्रश्नावली को सोल्व करके बता देंगे। ये था गणित का पेपर। विज्ञान के पेपर मैंने पहले ही डाल दिए, तो वो भी आप देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये वीडियो है। तो सारे पेपर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके ऐप को डाउनलोड कर लेना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।